हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 11 हमारा चल रहा था कार्य ऊर्जा व शक्ति। इसके 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा 6वां पार्ट रहने वाला है। और इस पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हुए हम जो ऊर्जा के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखना ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें दे क्या रखा है। देखो इसमें दे रखा है एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। तो वेग दे रखा है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो दे रखा है वो हमें लिखना है। तो इसमें जब हम इसका हल करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m। तो m का मान कितना दे रखा है 100 ग्राम। कितना दे रखा है 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम को हम किस में चेंज करते हैं किलोग्राम में, और जब इसको किलोग्राम में चेंज करते हैं तो आएगा 0.1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और जब इसमें 1000 का भाग देंगे 100 में 1000 का भाग तो कितना आता है 0.1 kg या किलोग्राम। उसके बाद में दे रखा है वेग, वेग जिसको v से लिखते हैं। v का मान कितना दे रखा है 500 मीटर प्रति सेकंड। कितना दे रखा है 500 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें देखो निकालनी क्या है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E के, ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो इसका देखो गतिज ऊर्जा का हमने सूत्र देखा था E के बराबर हाफ mv²। ये तो होता है। अब इस सूत्र में ये जो मान हमें दे रखे हैं ये मान रख दो। तो 1/2 इंटू m का मान कितना है 0.1 इंटू v का मान 500 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 500 इंटू 500। ठीक है, तो ये हमारे पास मान हो गया। अब इसको और अधिक हल करें तो इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को जैसे हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो जब इसको हल करते हैं तो ये 0 से तो 0 गया। उसके बाद में यहाँ पे ये 25 दूणु 50, तो 25 5 125, आगे 2 0, तो कितना आ गया 12,500। कितना आ गया 12,500। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। क्या होता है जूल होता है। तो आंसर कितना है 12,500 जूल। और यदि इसको किलो जूल में चेंज करते हैं तो इसमें आप कितने का भाग दोगे 1000 का। तो 12,500 बटा 1000, 1000 का जैसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 किलो जूल। तो ये हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है। तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम गतिज ऊर्जा है उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक मोटर साइकिल, जो बाइसिकल या हमारे पास 100 किलोग्राम की एक मोटरसाइकिल है 20 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है। 20 किलोमीटर
प्रति आवर के वेग से चल रही है। इसका मतलब ये इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति आवर। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें जो दे रखा है वो हमें सबसे पहले लिखना है। जब इसका हम हल करते हैं तो कैसे इसका हल निकलेगा? हमें जो दे रखा है सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है मोटरसाइकिल का द्रव्यमान। मोटरसाइकिल का द्रव्यमान, ये मेरे पास m का मान दे रखा है। तो द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम। तो m का मान हमारे पास दे रखा है। प्रारंभिक वेग u, तो u का मान कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास दे रखा है अंतिम वेग v। तो v का मान कितना दे रखा है? 40 किलोमीटर प्रति आवर। और हमें किए गए जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमें दे रखा है, इसको हम हल कर लेते हैं। 20 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है। इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको कैसे करते हैं तो ध्यान देखना। 20 इंटू आगे क्या दे रखा है? किलोमीटर बटा आवर दे रखा है। तो किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। बटा आवर, सेकंड में हमें ज्ञात करना है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। तब इसको हम हल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5/18। कितना जाएगा? 5/18। तो इसको और अधिक यदि हल करें तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू 5/18। तो काट दो इसको, जो कटता है ये 9, ठीक, और ये 10। तो कितना आ गया? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना माना जाएगा? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मान हम क्या लिख देंगे? 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसी प्रकार इस 40 किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करें तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना इसको। 40 इंटू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5/18 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा? 100/9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 100/9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास जो मान है वो प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है? किया गया कार्य, और जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके बराबर होता है। ठीक है। तो इसको यदि हम और अधिक हल करें तो हम क्या ज्ञात करेंगे? अतः किया गया कार्य, जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा।
अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये अंतिम और ये प्रारंभिक, क्योंकि इसमें अंतिम वेग v है और इसमें प्रारंभिक वेग क्या है u। तो W बराबर 1/2 इंटू m, मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान 100, इंटू v का मान कितना दे रखा है 100/9, 100/9, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 इंटू 100 इंटू 50/9 इंटू 50/9। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे मान जो है वो लिख दिए। ठीक, तो इसको यदि हम हल करें तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखना इसको। तो इसमें देखना यहाँ से हम ये जो समीकरण है इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। W बराबर 1/2, ये दोनों में समान है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इसी समीकरण से, m v² माइनस u² ले सकते हैं कॉमन, तो इससे थोड़ा आसान रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ से कॉमन लिया तो जो आगे मान बचा वो लिख दो 1/2 इंटू 100 v का स्क्वायर 100/9 माइनस 50/9 इंटू 50/9 लिख सकते हैं। अब इधर देखना, ये 100 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 50 इंटू, अब 100 से 100 को गुणा करते हैं तो मान कितना आता है 10,000 आता है। ठीक है, और 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81, माइनस कितना 50 को 50 से गुणा करते हैं तो 2500/81। तो हमारे पास मान कितना आ गया 10,000/81 माइनस 2500/81, ये हमारे पास मान है वो हमें प्राप्त हो गया। अब देखना यहाँ पे इसको जब हल करते हैं, इधर देखना, इसको जब हल करते हैं तो कितना हो जाएगा W बराबर, ये 50 सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में लघुत्तम 81, 10,000 माइनस 2500, तो W बराबर 50 इंटू 10,000 में से 2500 यदि जाते हैं, 10 में से 25 जाते हैं तो कितने बचते हैं 7500/81 बचेंगे। ठीक है, तो W बराबर, इसको और अधिक हल करें तो बताओ 50 को 7500 से गुणा करके और इसमें आपको किसका भाग देना 81 का, तो 50 को जब 75 से गुणा करते हैं तो देखना 25, 35, 37/81, तो कितना आ गया 3,75,000। और इसमें जब 81 का भाग हम देंगे तो 81 का भाग दो तो कितना आता है 4629 जूल। जब इसका भाग देते हैं इसमें तो कितना आएगा 4629 जूल। तो जो कार्य किया जाता है उसका मान कितना आता है 4629 जूल, जो है वो कार्य का मान हमें प्राप्त होता है।
और यदि इसको किलो जूल में चेंज करते हैं तो 4.629 किलो जूल। तो इस प्रकार जो है वो हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। फिर से देखना है यहाँ पे जो दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, प्रारंभिक वेग u दे रखा है, अंतिम वेग v का मान दे रखा है, किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो उसका तरीका मैंने यहाँ पे बताया कि 5/18 से इसको गुणा करते हैं तो जो मान होता है वो मीटर प्रति सेकंड में हमें प्राप्त होता है। फिर जो किया गया कार्य ज्ञात करना है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट इसको हल करो और फिर इसको हल करो। ठीक है, और इन दोनों को आपस में क्या करो, फिर घटा दो तो भी मान वही प्राप्त होना है। या फिर यहाँ से हमने इसी समीकरण से m कॉमन लिया तो v² माइनस u² हो गया। तो जब इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो कितना आता है, 4629 जूल हमें जो ऊर्जा का मान है वो प्राप्त होता है। या हम बोल सकते हैं जो कार्य किया जाता है उस कार्य का मान हमें प्राप्त होता है। तो कितना होता है, 4629 जूल। और यदि इसको किलो जूल में लिखते हैं तो कितना होगा, 4.629 किलो जूल। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में अगला हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसका बेसिक जानेंगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत, और इसके बारे में विस्तृत जो अध्ययन है वो अगले वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो अगला हमारा पॉइंट होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो वो देखना। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है, स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो देखना इसमें इसको हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से बात करते हैं कि जब ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जैसे मान लो हमारे पास ये मार्कर है, इसको किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वो निश्चित है कि वो पृथ्वी की सतह के ऊपर गिरती है। क्यों गिरती है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। और इसी प्रकार एक स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दें तो स्प्रिंग पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आती है। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा और खींच के उसको वापस छोड़ दिया तो स्प्रिंग जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस प्राप्त हो जाती है, या हम बोल सकते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार यदि हम स्प्रिंग को थोड़ा सा संपीड़ित करके मुक्त करें तथा सेम उसी तरह स्प्रिंग को संपीड़ित करें और संपीड़ित करके छोड़ दें तो भी वह स्प्रिंग क्या है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ उदाहरण है वो हमने देखे। इन्हीं उदाहरणों को देख के हम बता सकते हैं कि वस्तु द्वारा पृथ्वी की ओर आने में और अपनी स्प्रिंग की अपनी साम्य अवस्था में वापस आने में कुछ कार्य होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये पृथ्वी के सतह पर जाकर गिरेगा। ठीक है, अब पृथ्वी की सतह पर जाके गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ कार्य निहित है। स्प्रिंग को हमने खींचा फिर छोड़ा तो वो अपनी सामान्य अवस्था में आ गई, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कार्य है वो संपन्न हुआ है। ठीक है, और ये कार्य तभी संभव है जब एक अवस्था से मुक्त करते समय उस वस्तु में कार्य करने की क्षमता विकसित हो।
तो तभी इस कार्य को संभव किया जा सकता है जब एक अवस्था से उस वस्तु को मुक्त किया जाए तो उसमें कार्य करने की क्षमता निहित हो। इसी प्रकार जब कसे हुए धनुष से तीर को छोड़ा जाता है तो तीर कुछ दूर तक चला जाता है। जैसे धनुष है, अब उस धनुष में जो तीर कमान है उसको इस प्रकार से खींचा जाता है, तो खींचने से क्या होगा, जो धनुष है, जो तीर कमान है, तो वो तीर कमान जो है वो काफ़ी दूरी तक जाके गिर जाता है जितना हम उसको खींचते हैं। निश्चित रूप से कसे जो कमान में कार्य करने की क्षमता है, अब जैसे हमने उसके ऊपर बल लगाया, ठीक है, इसका मतलब हमने बल लगाया तो उसके अंदर क्या हो प्राप्त हो गई ऊर्जा, और जब इसको छोड़ते हैं तो अपनी सामान्य अवस्था में जो तीर का धागा होता है वो आता है, तो उसमें क्या है, कुछ न कुछ ऊर्जा है वो व्याप्त होती है जिसके कारण तीर है वो काफ़ी दूर तक जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु की वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण उसमें संचित होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित होती है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति के कारण यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, और इसी ऊर्जा के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। तो यही ऊर्जा है कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, और इस स्थितिज ऊर्जा के कारण ही जो वस्तु है वो कार्य करती है, अर्थात हम बोल सकते हैं वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, किस स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। अब हम कह सकते हैं कि वस्तु को सामान्य स्थिति में किसी अन्य अवस्था को लाने में जितना कार्य किया गया है उसका परिमाप ही नवीन अवस्था में उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे हम बात करें, जब तीर को चलाने के लिए हम धनुष को खींचते हैं तो हमारे द्वारा जितना कार्य धनुष खींचने में किया जाता है उसके तुल्य ऊर्जा ही कसी हुई अवस्था में कमान की स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे हम धनुष को जितने बल लगा के खींचते हैं, जितना अधिक बल लगाते हैं, इसका मतलब हमने जितना उसके ऊपर कार्य किया उस कार्य के अकॉर्डिंग ही उस जो तीर कमान है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, इसी प्रकार जब रबर को खींचते हैं, स्प्रिंग को संपीड़ित करते हैं या खींचते हैं, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने पर कार्य किया जाता है। ठीक है, और इस कार्य के फलस्वरूप उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है, या हम बोल सकते हैं स्थितिज ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है। तो ऐसी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम स्प्रिंग को बल लगा के खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो वो पृथ्वी के ऊपर गिरती है। तो इन जितने भी कार्यों में यानी जितनी भी परिस्थितियों में हमने वस्तु के ऊपर बल लगाया है तो उस बल के अकॉर्डिंग उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, जो अपनी जिसके कारण वस्तु अपनी सामान्य स्थिति में वापस प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में बेसिक रूप से जाना, और कुछ न्यूमेरिकल के द्वारा हमने गतिज ऊर्जा से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत हल किए।